नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है बेंटेन पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो कि विवाहित केसेस में ज़्यादातर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब कि मैरिज के ऊपर। तो मैरिज लॉ को आज हम समझेंगे, जानेंगे। अगर आपका भी कोई मैरिज से रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड कोई केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में, तो ये पॉडकास्ट आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आप शादी कर भी चुके हैं तो भी आपको ये कानून पता होने चाहिए। तो ये पॉडकास्ट है पति और पत्नी को लेकर कि कानून क्या कहता है इनके संबंधों के लिए। और आज इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट धीरज कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको कितना टाइम हो गया इन चीज़ों से डील करते हुए, आपका क्या अनुभव रहा इस कानून को लेकर? 2004 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तभी से प्रैक्टिस स्टार्ट है और तब से अब तक क्रिमिनल और मैट्रिमोनी की चल रही है। हालांकि प्रैक्टिस तो बहुत सारी चीज़ों की थी और भी लेबर लॉ है, बाकी में गया, मतलब ट्राई सब कुछ किया। जैसे सीनियर के पास काम थे, काफ़ी सीनियर चेंज हुए, फाइनल फिर ये डिसाइड किया कि क्रिमिनल और मैट्रिमोनी ही करूँगा, तो तब आज सभी कर रहा हूँ। आज सर हम आपसे मैट्रिमोनी के केसेस के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बड़ा ही चर्चित शब्द है डाइवोर्स। अलग अलग धर्मों में लेके, अलग अलग राज्यों में लेके इस चीज़ के केसेस हम न्यूज़ में कवर करते रहते हैं और दिन प्रतिदिन इन चीज़ के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। पर केस होने की जो स्पीड है वो उतनी तेज़ नहीं है। कानून के न्याय पर भी संदेह है और उसमें विलम्ब भी है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि डाइवोर्स को लेके इंडियन लॉ किस तरीके से सक्रिय है? देखिए, वैसे लॉ में जैसे प्रोविज़न है कि भी डिवोर्स कैसे मिलेगा, मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, और उसमें रिलीफ भी दी हुई है, चाहे वाइफ को दी हो, बच्चों को दी हो, हस्बैंड को भी दी हुई है। सबसे मेन चीज़ है कि टाइम बाउंडेशन जो कि डिफाइन की हुई है, डीवी एक्ट में भी की हुई है। 60 डेज 30 डेज के अंदर केस खत्म होने चाहिए, एप्लीकेशन और केस का। डिवोर्स के लिए भी सेक्शन 21 अगर आप देखते हैं, 21B हिंदू मैरिज एक्ट में, वो कहते हैं कि विद इन 6 मंथ आपका केस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो 6 साल में भी नहीं होता। इसके अलावा इसमें अपील के लिए भी प्रोविजन है जी कि 3 महीने में आपकी खत्म हो जाए, लेकिन वो भी ऐसी चलती रहती है, आप हाई कोर्ट में चक्कर काटते रहते हो जी। ऐसे ही डीवी एक्ट, उसके अंदर भी प्रोविजन है। सेक्शन 12 जिसमें केस डलता है, उसके सब क्लोज 5 को पढ़ी। बहुत सारे एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, उसके अंदर भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो वो भी चीज़ है, लेकिन एक अगर उसका पालन हो कि केसेस जैसे लॉ डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से जल्दी खत्म, तो उसमें रिलीफ भी मिलेगा और सच भी सामने आएगा, हरेसमेंट भी कम होगी, और जो लोग इसका मिसयूज करते हैं वो भी कम होगा। तो जैसे कानून बना है कि भी तलाक मिले, मेंटेनेंस मिले या चाइल्ड कस्टडी मिले या और भी चीज़ है, वे चलो ठीक है जैसे बने हुए, लेकिन जैसे उसमें उस सेक्शन को ऐड किया हुआ है कि टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, तो वो टाइम बाउंडेशन भी लागू होनी चाहिए। वो नहीं होती, लोग उसमें चक्कर ज़्यादा काटते हैं, धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। ये टाइम बाउंडेशन बना तो दी गई है, लेकिन इसको मॉनिटर कौन कर रहा है कि नहीं होने पर कौन संज्ञान ले रहा है इसका? फिलहाल देखिए, अगर आप ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें कोई सुनता नहीं है, तो उसमें तो नॉर्मल उसको डिसमिस ही करते हैं। तो हाई कोर्ट ही है जो उसमें टाइम बाउंडेशन करती है। 6 महीने का अगर हिंदू मैरिज एक्ट में है तो नॉर्मल 6 मंथ का कम ही होता है, नॉर्मल 1 ईयर का ही ऑर्डर पास होता है, तो वो दिया जाता है। तो केस मतलब हाई कोर्ट में जाएगा जब भी कुछ हो सकता है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने आज तक देखा नहीं किसी ने ऐसा ऑर्डर पास करके दिया हो कि भी आपने टाइम बाउंडेशन की एप्लीकेशन लगाई हो, अलाउ हुई हो। नॉर्मल हाई कोर्ट ही लोग जाते हैं, वहीं से होते हैं। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस करा के जाए या डायरेक्ट भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन ऊपर से ही देखिए, जितने भी ऑर्डर मैंने अभी देखे हैं और जितने भी अब तक पास हुए, हाई कोर्ट से पास हुए। तो इतना मतलब जब टाइम बीत जाता है कोर्ट कचहरी में, तो ऐसे तो लोगों को कैसे न्याय टाइम पे मिलेगा? पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन कितनी स्पष्टता से हो पाती है इस चीज़ में? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो इसमें कोई पुलिस का रोल तो सिर्फ जो एफआईआर होती है 498 जो पुराना सेक्शन था, 85 नया सेक्शन है जो, उसके अकॉर्डिंग पुलिस ही करती है। बाकी केस जो डिवोर्स के हैं, चाइल्ड कस्टडी का मेंटेनेंस, उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं। उसमें तो दोनों पक्ष है कोर्ट के सामने होते हैं, जज साहब को देखना होता है। हाँ, जो वकील साहब होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी बातों को कहने में, समझाने में, प्रूव करने में। एक हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन वकील साहब ही करते हैं। हाँ, टाइम तो लग ही जाता है, लंबे खिंच जाते हैं केसेस। फिर भी पुलिस जो तफ्तीश करती होगी, एक आईओ अपॉइंट होता होगा। पुलिस में देखो बहुत कम जगह है जहाँ की क्लियरिटी हो, नहीं तो जैसे वाइफ
कहती है भी मेरे साथ गलत किया गया, उसकी एफ रजिस्टर तभी हो जाती है। हस्बैंड की अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं ली जाती, बहुत सारी जगह मना कर देती पुलिस, हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। हालांकि भाई जब वाइफ की कंप्लेंट ले रहे हो, उसकी एफ कर रहे हो, चलो हस्बैंड की एफ रजिस्टर मत करो, कंप्लेंट तो लो, कम से कम डायरी नंबर तो डालो, वे भी नहीं करते। अगर हस्बैंड के पास एविडेंस है, वो अगर देना भी चाहता है पुलिस को, तो पुलिस उसको अपनी चार्जशीट में नहीं लगाती, ऐसा ही बहुत बार। और वजह कुछ बस लेडीज का फेवर लेना, हमको तो चार्जशीट फाइल करनी है, अगर वे उस एविडेंस को ले लेंगे तो चार्जशीट ही नहीं बनेगी। बहुत रेयर केसेस है जहां हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ एविडेंस दिया है और उसकी उस एफआईआर को कैंसिल किया गया। हालांकि कंप्लेंट भी कैंसिल होती है, ऐसी बात नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने अब तक देखा है कि अगर आपने वाइफ के खिलाफ अडल्ट्री के प्रूफ दे दिए जी, या कोई ऐसी एविडेंस दे दी, पत्नी ने कहा कि भी इस दिन ये घटना हुई थी और उसके रिगार्डिंग थी कि उस दिन तुम वहां थे, दूसरी जगह थे, और वो आपने हायर ऑफिसर को दी है डीसीपी लेवल पर, उन्होंने कोई ऑर्डर कर दिया है जी, तो वो कंप्लेंट या एफआईआर खत्म हो गई, पुलिस कैंसिलेशन लगा देती है। ठीक। वरना नॉर्मल होता नहीं है, आईओ उसको लेता है लेकिन रख लेता है, चार्जशीट में नहीं लगाता और ऐसे ही चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो मतलब कि वाइफ की तरफ से की गई हुई एफआईआर तो एक्सेप्ट हो जाएगी जल्दी। हाँ, हस्बैंड की तरफ से हस्बैंड की तरफ एविडेंस ही से- नहीं ली जाती, नॉर्मल है, सोच है, थिंकिंग है, पता नहीं क्यों है। तो अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ है, झगड़ा हो गया है और हस्बैंड पहले कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उस मामले में अब ना उसे न्याय पुलिस से मिलेगा और कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है क्या वो? डिवोर्स तो देखो पुलिस थोड़ी देगी, डिवोर्स तो कोर्ट ही देगी, हम्म, पुलिस का तो इसमें रोल ही नहीं है। अगर किसी को डिवोर्स चाहिए तो पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, नहीं सीधा कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके अपना डिवोर्स का केस फाइल करो। फिर भी अगर कुछ ऐसा हुआ है, धमकिया उसे, तो मतलब कि डर लग रहा है उसके साथ रहने में, तो पहले तो यही होगा या सीधा ही तो एडवोकेट। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, जान माल की जो रक्षा वो तो पुलिस ही करेगी। जी, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो उसके बाद कोर्ट है, चाहे मजिस्ट्रेट के पास जाए या हाई कोर्ट जाए, रिट जाए या कंप्लेंट केस डाले, वो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं रहना तो घर छोड़ दीजिए। पत्नी से अगर खतरा है किसी प्रकार का तो कंप्लेंट कीजिए, पुलिस को बुलाइए, अपने घर में कैमरे लगाइए, पर पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी रखिए। पुलिस तो बनाएगी नहीं कंप्लेंट, तो पुलिस नहीं बनाएगी तो कोर्ट बनाएगी, पुलिस नहीं सुनती तो कोर्ट है, कोर्ट है, फिर तो आप कोर्ट का अप्रोच करेंगे अपने। एडवोकेट करिए और अपनी फाइल लगाइए। हाँ, चाहे एडवोकेट कीजिए, चाहे पर्सनली केस फाइल कीजिए, अगर पैसे नहीं है तो लीगल एड को यूज कीजिए, जी, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो कोर्ट ही होता है। मान लीजिए दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया है किसी बात को लेके, और अब उन्होंने तय किया है कि हमें साथ में नहीं रहना, दोनों की रजामंदी है इसमें, तो इजीली मिल जाएगा डाइवोर्स। हाँ, फिर तो म्यूचुअल डिवोर्स है, अपनी मर्जी से ले लो, आपसी सहमति से। आपसे कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। नहीं, कोर्ट तो जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना, आप शादी कैसे भी करो, अच्छा आप शादी कहीं भी किसी भी जगह कर लो, जी, तलाक आपको कोर्ट से ही लेना है। तलाक कोर्ट से मिलेगा। हाँ, ये सभी रिलीजन के लिए। अच्छा, तलाक कोर्ट से ही होगा। मुस्लिम के अंदर भी है कि चलो नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद डिवोर्स हो जाता है उनका, तलाक एहसान और तलाक एहसान के हिसाब से, लेकिन फिर भी डिक्लेरेशन सूट उनको ही फाइल करना पड़ता है। अब उनको चलो 4 शादी अलाउड है तो वे नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए जितने भी रिलीजन हैं उन सबको कोर्ट में आकर ही डिवोर्स मिलेगा। मुस्लिम का थोड़ा सिस्टम अलग है, बाकी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में बाकी रिलीजन की बात करें या हिंदू की बात करें तो उन सबको कोर्ट में ही डिवोर्स मिलेगा, और जज साहब ही डिवोर्स देंगे। अब चाहे म्यूचुअल लीजिए चाहे कंटेस्टेड लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो धीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक दहेज का केस हम शुरू से सुनते आए हैं हमारे देश में। दहेज अब तो ज़्यादातर लेता नहीं कोई, कहते हैं भाई हम दहेज नहीं लेते, लेकिन कभी भी जब पति पत्नी का झगड़ा होता है 3-4 साल बाद भी, वो एकदम वो झगड़ा इतना पहुंच जाता है कि कंप्लेंट में एकदम दहेज मांगा और उसमें पूरे का पूरा परिवार लपेट लिया जाता है। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है? देखिए, धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी कम तो हो रही है, खैर ऐसा नहीं है कि भी पहले की जैसे बुरा हाल रहा है, फिलहाल फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन हाँ ऐसी कंप्लेंट खूब होती हैं। अब किसी भी केस में देखो तो यही चीज़ होती है, चाहे शादी को 10 साल हो चुके या 20 साल हो चुके हो, चाहे अभी नहीं हुई हो कि भाई डावरी डिमांड की। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि डावरी प्रोविजन एक्ट है, उसके सेक्शन 3 और 4 है, वे कहते हैं दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन वो वाइफ की तरफ से तो लग जाते हैं, हस्बैंड की तरफ से अगर आप देखेंगे तो उसमें अब तक कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं कि भी पत्नी की तरफ से दहेज दिया गया तो उनको भी सजा हो। लेकिन जो पत्नी की तरफ से वकील होता है ना, वो खुद भी सजेस्ट कर देता है, अरे इस पे दहेज का डाल दो। नहीं, दहेज का डालते हैं, देखा जाए तो सभी स्टोरियों में सिमिलर चीज़ें हैं, लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ उनसे ये कोई नहीं पूछता कि भाई डावरी की डिमांड की गई थी तो आपने शादी क्यों की, मना कर देते। शादी से पहले डिमांड की तो क्यों शादी की, और शादी के बाद की तो आपकी कोई पुलिस कंप्लेंट तो बताइए। क्वेश्चन तो बहुत सारे उठते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत है कि भाई शादी कितने सालों बाद ये चीज़ डाली जाए,
लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है कि अगर कहीं झूठ पकड़ा गया है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। झूठ तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, वो तो अगर देखो, अगर झूठा आरोप तो पहले साबित होता ही नहीं। नहीं, वाइफ होते की भी तरफ हैं, से। हस्बैंड इक्विटल भी होते हैं, बरी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो चलो हस्बैंड बरी हो गए, तो इन वाइफ जो है, वाइफ रॉन्ग वो डाल रही है, फेक कंप्लेंट डाल रही है, केस डाल रही है, उन पे क्या होता है? उनके ऊपर आप सिविल सूट डाल सकते हैं डैमेजेस का, उसको क्लेम कर सकते हैं। पति की तरफ से डलेगा। हाँ, लेकिन बहुत रेयर है कि कोई डाले, कोई डालता नहीं है। कोर्ट खुद से एक्शन नहीं लेगा भाई, चलो आई कोर्ट और एक्शन ले सकता है, कोर्ट को अगर लगे समय कि तो पत्नी बर्बाद गलत किया। है तो वो चाहे तो पत्नी के ऊपर भी कोस्ट फाइन लगा सकती है, जैसा सिविल और क्रिमिनल केस है। लेकिन ऐसा आज तक देखा नहीं कि किसी ने ऐसा लगाया हो। पर कानून- बहुत रेयर केसेस होते हैं। जैसे अभी एक केस था, उसमें लड़की ने झूठा रेप का केस लगाया था, तो उसके ऊपर जज साहब ने फाइन लगाया था। एक है जजमेंट ऐसा, तो लेकिन होता कम ही है। क्योंकि पत्नी भी लगा सकती है रेप का केस। नहीं, पत्नी नहीं लगा सकती। वो रेप हरेसमेंट। पहले जो था एक्ट हमारा, इससे पहले आईपीसी सीआरपीसी, तो आईपीसी में ये था कि शायद 15 इयर्स थी जो एज थी पत्नी की, अब 18 इयर्स की हुई है जो नया एक्ट है इसमें, जी। कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी रेप का केस लगा सकती है, उससे ऊपर नहीं लगा सकती। पत्नी हो सकती है, लेकिन 18 साल से नीचे हो तो तो नॉर्मल 18 साल से ऊपर की होती है शादी, तो वो रेप का केस बनता ही नहीं है। पहले वो और भी ज्यादा कम थी। जी। तो मतलब कि अभी भी जो पत्नियों का पलड़ा वो भारी है कानूनी उसमें। कानूनी में उनको जो मेन चीज है वो केस से फर्क नहीं पड़ता कि भी केस है, मेन पड़ता है मेंटेनेंस से। खर्चा जो बनता है ना हस्बैंड के ऊपर, वो दबाव डालता है। केसेस से फर्क नहीं है, केसेस से चलो फैमिली का नाम डाल दिया, अटेंड कर रहे हैं तो नॉर्मल जीत जाते हैं। लेकिन जो परेशानी भरी चीज होती है वो होती है मेंटेनेंस, खर्चा जो पत्नी और बच्चों का जाता है जेब से निकल के, हम उससे जोर पड़ता है पति के ऊपर। ज्यादातर केसेस में देखते हैं कि एक लड़की अपने ससुराल में जाती है, उसको कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो यही एलिगेशन लगाती है कि मैं तुम सबको ना दहेज के मामले में फंसा दूंगी। हाँ, यही है, और वो फंसा भी लेती है। और वाया वकील एक करके बहुत आसान है एक कंप्लेंट बनाना, और अब इसकी कार्रवाई इतनी तेजी से होती है कि पूरा का पूरा परिवार जेल तक पहुंच भी जाता है, और ट्रायल चलते हैं, आपको पता ही है, साल 2 साल, कईयों को जेल में भी डाल दिया जाता है, बाद में वो निर्दोष पाए जाते हैं, ये एविडेंस नहीं मिलते जो भी है। और अब तक तो ये भी जानने को मिला है कि पत्नी सिर्फ मेंटेनेंस के चक्कर में, पैसे के लिए ये सब करती है। इसको हमारा कानून किस तरीके से सीरियसली देख रहा है? देखिए कानून तो क्या देख रहा है, कानून तो बना हुआ है। वाइफ को एफआईआर कराने का राइट दिया हुआ, 85 में आप जाइए एफआईआर कराइए डाउरी डिमांड के लिए। उसके लिए सेकंड केस ये डाउरी प्रोविजन एक्ट बना रखा है, उसमें भी वो एफआईआर करवा सकती है 3 और 4 में। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना रखा है तीसरा, उसमें वो अगली जा करके भाई कंप्लेंट डाल के केस डाल सकती है, वो उसके लिए बने हुए हैं। इसके लिए मेंटेनेंस है, 144 आ गया नया, बीएनएसएस 125 था पहले। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी के है, तो उसके लिए लो बना रखे हैं वाइफ के लिए। हस्बैंड के लिए लो कोई ऐसा है नहीं हस्बैंड के लिए नहीं है कि किसी प्रकार से कोई वाइफ के ऊपर अटैकिंग मोड में जा सके। और ऐसे अगर पति गलत फंसा तो गया तो कानून पति- बना हुआ फंसा है तो फिर उसको देखो, झेलो उसको। तो पति को और तो झेलना कोई है नहीं चीज ऐसी कि वो अगेंस्ट में डाले। अगर वो कहीं जाता भी है तो ये कि भी पत्नी की फैमिली की तरफ से अगर कुछ हरकत हुई है तो उसके लिए जा सकता है। पत्नी घर में है तो उसके लिए तो बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा कुछ हो।